रहीम। आज हमारा और आप लोगों का जो चैप्टर है वो है इवोल्यूशन। आमतौर पे जो एनुअल के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो तो इवोल्यूशन के चैप्टर को देखते तक नहीं है। जहां तक ईटा के स्टूडेंट्स का ताल्लुक होता है वो भी इतने शौक से इस चैप्टर को देखते नहीं है, पर इसमें बड़े मज़ेदार से एमसीक्यूज हैं, बड़े इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज हैं, नए नए एमसीक्यूज आज आपके सामने आ जाएंगे जो कि ईटा के लिहाज से नो डाउट इम्पॉर्टेंट भी है और होते भी हैं। पर इसमें कोई ख़ास कॉन्सेप्ट नहीं है, इसके अंदर सारे वो फिक्स बातें हैं, रट्टे वाली बातें हैं। हाँ, कुछ कॉन्सेप्ट भी है, वो भी हम और आप लोग समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके साथ टेक्स्ट बुक का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ चीज़ें हम बोर्ड के ऊपर डिस्कस कर लेंगे, कुछ किताब ही में अंडरलाइन करके बता दूंगा कि ये चीज़ है। उम्मीद है अगर कोई एमसीक्यू आएगा तो उन ही में से कोई होगा, और जहाँ तक मैंने इसके बारे में सोचा हुआ है कोई ख़ास इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा इसके अंदर एमसीक्यूज बनते नहीं हैं। जहाँ तक मैंने किए हुए हैं उम्मीद है इतना तक ही बनेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, प्लीज़ आप इसको समझने की कोशिश करें। लेकिन ये है, बार बार बता रहा हूँ कि टेक्स्ट बुक प्लस बॉल पॉइंट का होना आपके साथ ज़रूरी है। पॉइंट्स आप इसके ऊपर ही देंगे, ये जो भी हुआ एमसीक्यू 1 2 3 4 5 इस तरह से आप इसके ऊपर लिखते जाएंगे। चाहिए था कि मैं इस चैप्टर से पहले वो जेनेटिक्स वाला पोर्शन शुरू भी कर लेता, पर फिलहाल मैं इसको शुरू नहीं कर सकता। कल परसों से इसको फिर मैं शुरू कर लूँगा। क्यों कि कि इवोल्यूशन एंड पे है, बस वो थ्योरेटिकल है, रट्टे वाला जैसा है, तो उसको हम ख़त्म कर लेंगे। फिर इसके बाद हम और आपको जेनेटिक्स, इनहेरिटेंस, क्रोमोसोम एंड डीएनए और बायोटेक्नोलॉजी को इंशाल्लाह फिर हम और आपको कवर कर लेंगे। बाकी चैप्टर हमारे कवर हो गए हैं। तो जो इवोल्यूशन है इसकी जो डिफिनीशन है वो ये है, इवोल्यूशन मीन्स, ये आपको पता होना चाहिए, इवोल्यूशन मीन्स एन अनफोल्डिंग or unrolling, a gradual orderly change, a gradual orderly change from one state, या कुछ लोग इसको जनरेशन भी लिखते हैं, to the next is called इवोल्यूशन। आमतौर पे जहाँ पे मैं तीर का निशान लगा लेता हूँ इसका मतलब इज कॉल्ड, यानी ऊपर वो इवोल्यूशन वाला। अगर हम और आप लोग इस डिफिनेशन में देख ले तो आप लोगों को 3 मोटे मोटे अल्फाज आप लोगों को नजर आएंगे। नंबर 1 अनफोल्डिंग और अनरोलिंग, इसको हम और आप लोग जरूर डिस्क्राइब करेंगे कि इवोल्यूशन में इसका मतलब क्या होता है। नंबर 2 ग्रेजुअल ऑर्डरली चेंज, इसको भी हम और आप लोग जरूर डिस्कस करेंगे। लेकिन जो तीसरा पॉइंट है, फ्रॉम वन स्टेट और जनरेशन टू द नेक्स्ट इज कॉल्ड इवोल्यूशन। अगर हम और आप लोग इसे देख ले, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर खड़ा हूं, और मैं इसको कह रहा हूं पॉइंट 1, या मैं इसको कह रहा हूं स्टेट 1, या इसको मैं कह रहा हूं जनरेशन 1। अगर मैं एंटर हो गया इनटू द पॉइंट 2 या स्टेट 2 या जनरेशन 2, मैं फिर से इस बात को रिपीट कर लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं खड़ा हूं स्टेट ए पे, जनरेशन ए पे, और मैं इंटर हो गया स्टेट बी या जनरेशन बी में, को याद रख ले, मैंने इधर क्लास के अंदर जब मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर इंटर हो रहा हूं, मैंने सेकंड का टाइम ले लिया है। कोर्स के मुताबिक, इवोल्यूशन के मुताबिक ग्रेजुअल होगा, यानी ये इतना स्लो होगा कि ये मिलियन बिलियन ईयर्स ले सकते हैं। अगर आप लोग देख ले, इसमें शर्त यह है, ग्रेजुअल है, वो ऑर्डरली चेंज है, यानी साथ में मेरे अंदर कोई चेंजेस भी आएंगे, तरतीब से वो चेंजेस आएंगे। तो फिर तो हम और आप लोग ऐसे कह सकते हैं ना कि एक एनिमल है, यानी एक स्पीशीज है, आप लोग मुझे ही कंसिडर कर ले, मैं एक स्टेट पे हूं, जनरेशन पे हूं, एक पॉइंट पे हूं, मैं किसी दूसरे स्टेट, किसी दूसरे पोजीशन, किसी दूसरे जनरेशन के अंदर मैं एंटर हो गया हूं। लेकिन शर्त यह है, ये बहुत ही ज्यादा स्लो होगा। शर्त यह है कि मेरे अंदर कुछ ग्रेजुअल, कुछ चेंजेस आएंगे। आप इमेजिन कर ले क्या हो रहा है।
तो ये तो 2 पॉइंट्स हो गए हैं जो क्या आ रहे हैं। अब आप लोग इमेजिन कर ले कि अगर एक एनिमल है, स्पीशीज है, पॉइंट ए पे है, स्टेट ए पे है, जनरेशन ए पे है, वो पोजीशन बी पे गया, वो स्टेट बी में गया, वो जनरेशन बी के अंदर गया, लेकिन उसके अंदर कुछ और किस्म के चेंजेस भी आ गए हैं, लेकिन ये प्रोसेस है बड़ा स्लो। तो मैं पूछ रहा हूं कि क्या अगर इस एनिमल का वो पुराना वर्जन में ले लूं, मिलियन बिलियन ईयर्स पहला वाला और अब वाला ले लूं, और इनके बीच में मैं आपस में मेटिंग करना चाहूं ताकि वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर सके, पॉसिबल है? मेरे लिहाज से नेवर एवर, क्योंकि इसके बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशंस आ गए हैं। तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक स्पीशीज था, एक एनिमल था, पॉइंट ए पे था, मिलियन बिलियन ईयर्स इसके ऊपर गुजर गए हैं। जब कोई दूसरा एनिमल, कोई दूसरा स्पीशीज बन गया है, अगर मैं इसकी आपस में इंटरब्रीडिंग करना चाहूं तो फिर वो नहीं कर सकते, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि कोई और स्पीशीज बन गया है। तब जाके ये जो आपकी किताब है उसने इवोल्यूशन को ऐसे डिफाइन किया हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज इज कॉल्ड इवोल्यूशन। और अगर आप लोग इसी ही डिफिनेशन में देख ले, इसी ही डिफिनेशन से हम और आप लोगों ने ये डिफिनेशन भी निकाल दी है। इसका मतलब ये हुआ कि इवोल्यूशन का फायदा क्या हुआ? जस्ट वन, इसमें हमेशा के लिए नए स्पीशीज बनते हैं। एंड यू नो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज इज कॉल्ड स्पीशिएशन। तो कुछ लोग जिनमें आपकी किताब भी शामिल है वो सिंपल लिखते हैं स्पीशिएशन इज कॉल्ड इवोल्यूशन, यानी फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज इज कॉल्ड इवोल्यूशन। इस तरह के हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, oogenesis फॉर्मेशन ऑफ ओम, इसी तरह से स्पीशिएशन फॉर्मेशन ऑफ स्पीशीज। तो अगर आप लोग इसी डिफिनेशन में देख ले, इसी ही से हम और आप लोगों ने ये 2 और डिफिनेशन भी निकाल दिए हैं। लेकिन इवोल्यूशन में होता क्या है, हमेशा के लिए नया स्पीशीज ही बन जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर मैं आप लोगों से एक और बात पूछ लूं, वो ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं पॉइंट ए पे हूं, स्टेट ए पे हूं, जनरेशन ए पे हूं, और मैं बी के अंदर इंटर हो गया हूं, इसमें कोई शक नहीं है कोई दूसरा स्पीशीज बन गया है, तो जो पहले वाले थे, जो एंसेस्टर्स थे, जो इनके ऑफस्प्रिंग बन गए, जो इनके डिसेंडेंट्स हैं, जो इनसे बन गए हैं, क्या इस और इसके बॉडी के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस भी होंगे? जरूरी बात है, क्योंकि वहां पे चेंज आया हुआ है। तो इसका मतलब कि जो डिसेंडेंट्स हैं उनके बॉडी के अंदर मॉडिफिकेशंस भी जरूरी होते हैं। वो मॉडिफिकेशंस आएंगे तब जाके आपके बुक ने इसी ही डिफिनेशन से एक और डिफिनेशन भी निकाली हुई है, और वो है डिसेंडेंट्स, डिसेंडेंट्स विद मॉडिफिकेशंस, विद मॉडिफिकेशंस इज कॉल्ड इवोल्यूशन। तो याद रख ले, ईटा में किसी भी जगह पे इन 3 डिफिनेशन में से कोई भी एक डिफिनेशन हो, आपका जो लास्ट ऑप्शन होगा वो इवोल्यूशन ही होगा। अगरचे ये ऊपर वाला डिफिनेशन आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन ये तीनों के तीनों जो नीचे डिफिनेशंस हैं जो कि आपके कोर्स के अंदर है, इन डिफिनेशंस को एक्चुअली ये पहले वाले डिफिनेशन से इन्होंने एक्सट्रैक्ट किए हुए हैं, प्रूव किए हुए हैं, तब जाके आप लोगों को बता दिया है। तो आप लोगों को कम से कम ये पता होना चाहिए कि इवोल्यूशन का एक ही फायदा हुआ, और वो है कि इसके रिजल्ट में हमेशा के लिए नए स्पीशीज बनते हैं। अब जी आ जाते हैं इसके पहले पॉइंट के ऊपर, इवोल्यूशन मींस एन अनफोल्डिंग, अनरोलिंग। अब बड़ा टेक्निकल पॉइंट इसके अंदर ये है, वो ये है, जैसे फॉर एग्जांपल उसी एग्जांपल को मैं ले लेता हूं, एक एनिमल है, एक स्पीशीज है, पॉइंट ए पे है, स्टेट ए पे है, जनरेशन ए पे है, वो इंटर हो गया, वही एनिमल पॉइंट बी पे, स्टेट बी पे, जनरेशन बी पे। इसका मतलब कि उससे कोई नया स्पीशीज तो बन गया, हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, ग्रेजुअल है, इसमें कोई शक नहीं है, स्लो प्रोसेस है, वो तो हो गया है। लेकिन अगर ये एनिमल जो बी पे है, अब अगर वो चाहे कि नहीं, मैं फिर से वापस वही एनिमल बनना चाहता हूं जिससे मैं नया स्पीशीज बन गया है, ना ना, इट्स अनफोल्डिंग, अनरोलिंग। इसका मतलब कि इवोल्यूशन फिर रिवर्स नहीं हो सकता। इसका मतलब यह हुआ कि याद रख ले, इवोल्यूशन रिवर्सेबल नहीं है। अगर रिवर्सेबल नहीं है, इसका मतलब कि ये तो फिर हमेशा के लिए एक ही डायरेक्शन में जाएगा। अगर एक ही डायरेक्शन में जाएगा तो फिर हम और आप लोग ये भी कह सकते हैं कि जो इवोल्यूशन है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, हमेशा के लिए एक डायरेक्शन में जाएगा, या आगे जाएगा ऐसे स्ट्रेट, या फिर पीछे जाएगा ऐसे। लेकिन ऐसे नहीं कि अगर इवोल्यूशन फॉरवर्ड हुआ और वो चाहे कि मैं रिवर्स हो जाऊं, इम्पॉसिबल। लेकिन अगर इवोल्यूशन रिवर्स हो रहा है और वो चाहे कि मैं आगे जाऊं,
इम्पॉसिबल। इसका मतलब इवोल्यूशन इज यूनिडायरेक्शनल, हमेशा के लिए एक डायरेक्शन में होता है, दोनों डायरेक्शन में नहीं होता। इवोल्यूशन अगर आगे हो रहा है, आगे जा रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है, इसका मतलब कि वो जो एनिमल है उसमें सक्सेशन आ रही है, उसका नंबर बढ़ रहा है, वो ज्यादा हो रहा है, वो कामयाब हो रहा है, तो फिर हम कहते हैं कि जो इवोल्यूशन है वो प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन है, जबरदस्त इवोल्यूशन है, एनिमल कामयाब हो रहा है। लेकिन अगर वही इवोल्यूशन है किसी एनिमल के अंदर हो रहा है और वो रिवर्स जा रहा है, अगर रिवर्स जा रहा है इसका मतलब कि वो जो एनिमल है वो तो खत्म हो रहा है, वो जो एनिमल है वो तो एक्सटिंक्ट हो रहा है, वो जो एनिमल है वो तो हमारे साथ एक्सटिंक्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, रेयर हो जाएगा। तो अगर इवोल्यूशन रिवर्स हो रहा है फिर इस किस्म के इवोल्यूशन को हम और आप लोग कहते हैं हेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। इसका मतलब कि इवोल्यूशन भी हमारे साथ फिर दो तरह का है, एक प्रोग्रेसिव है, एक हेट्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव में एनिमल की सक्सेशन होती है, हेट्रोग्रेसिव में जो एनिमल्स होते हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। इसका मतलब है कि हमारा और आप लोग का जो पूरा चैप्टर है वो सिर्फ और सिर्फ होगा ही इसी ही के ऊपर कि नए स्पीशीज कैसे बनते हैं। अब इसके बारे में कुछ लोगों ने, साइंटिस्ट हैं जिनको ख्याल आया हुआ है, सोचा हुआ है कि नया स्पीशीज कैसे बन जाता है। इस कॉल्ड द थॉट्स और कॉन्सेप्ट्स ऑफ इवोल्यूशन। कोर्स में है, कुछ साइंटिस्ट हैं, नाम लिखे हुए हैं, उन्होंने कुछ थॉट्स दिए हुए हैं कि इस तरह से नया स्पीशीज बन जाता है। कुछ हैं जो कि थियरीज ऑफ इवोल्यूशन है, साइंटिस्ट है, उन्होंने बाकायदा तौर पे थियरीज को पुट किया हुआ है, वो भी आपके कोर्स के अंदर है, उनको भी हम और आप लोग डिस्कस करेंगे। कुछ है एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, कुछ एविडेंसेस हैं वो भी आपके कोर्स के अंदर है, उनको भी हम और आप लोग पढ़ेंगे कि ये कैसे सारा कुछ हो जाता है। तो आपके इस पूरे चैप्टर के में हमारे 3 मेन टॉपिक्स होंगे, थॉट्स ऑफ इवोल्यूशन, थियरीज ऑफ इवोल्यूशन, कॉन्सेप्ट्स ऑफ इवोल्यूशन। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनसे आमतौर पे ईटा में भी और एनुअल में भी ये गलती हो जाती है कि जहाँ पे उन्होंने पूछा होता है कॉन्सेप्ट और थॉट के बारे में, वो लिख लेते हैं एविडेंस के बारे में, उसने पूछा होता है एविडेंस, वो थियरी सोच लेते हैं और वो वाला आंसर दे देते हैं। तब जाके आप लोगों के किसी के लिए मसला ये फिर नहीं होना चाहिए, कन्फ्यूजन आपके साथ नहीं होनी चाहिए। जब हम और आप लोग इन कॉन्सेप्ट्स को, थियरीज को, एविडेंसेस को हम और आप लोग पढ़ लेंगे तो इस चैप्टर के एंड पे कुछ स्पीशिएशन, पैरापेट्रिक, एलोपेट्रिक, सिम्पेट्रिक कुछ दिए गए हैं, वो भी आखिर में डिस्कस किए गए हैं। तो आमतौर पर स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि आखिर में इस चीज़ का फ़ायदा क्या है, वो इसलिए दिए गए हैं कि चूंकि इवोल्यूशन का फ़ायदा स्पीशिएशन है और स्पीशिएशन में चूंकि टाइप्स होते हैं तब जाके इनको भी इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। अब अगर आप लोग टेक्स्ट बुक निकाल दें और मेरे साथ जो पेज है वो है 268, बार बार बता रहा हूँ आपके साथ बॉल पॉइंट का होना ज़रूरी होता है। बायो में कुछ क्वेश्चंस होते ही ऐसे ही हैं कि जहाँ पे कोई ख़ास कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है कि हम इसको बोर्ड के ऊपर डिस्क्राइब कर सके, वो ऐसे ही होता है जिस तरह के मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इससे बेहतरीन तरीका इस चैप्टर को हल करने का कोई और है नहीं वैसे। तो अगर हम और आप लोग इसको कर लेंगे, लेकिन आप लोग इसको लाइट भी ना ले, हो सकता है ऐसे MCQs, ऐसी बातें आपके जहन में आ जाए जो पहले आप लोगों ने ना देखी हुई हो सकता है आपको किसी जगह पर वो फिर फ़ायदा दे दें। तो जो पहली बात है वो ये है, पेज नंबर 268 के ऊपर एरिस्टोटल, उसने ये नाम लिखा हुआ है और आप लोग इसके ऊपर नंबर 1 लिख देंगे। एरिस्टोटल, जिसको आमतौर पे लोग अरस्तु कहते हैं और लोग इसको फादर ऑफ साइंस भी कहते हैं। मैं आमतौर पे स्टूडेंट्स को कहता हूँ, ये सेंटेंस तो बड़ा अजीब सा है पर मेरी मजबूरी है, मैं ऐसे ही इसको कहता हूँ कि आपके 3 फादर्स हैं। हाँ, लेकिन साइंस में वो प्रैक्टिकली नहीं, मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आपके 3 फादर्स हैं लेकिन साइंस में एक फादर ऑफ साइंस है वो एरिस्टोटल है, कहीं पूछा गया। एक फादर ऑफ इवोल्यूशन है वो डार्विन होगा, वो फिर आगे आ जाएगा। और एक जो है हमारे साथ फादर ऑफ जेनेटिक्स भी है, मेंडल, वो भी आपके कोर्स के अंदर है। तो केवल 3 फादर्स हैं, फर्स्ट ईयर का मुझे पता नहीं है लेकिन सेकंड ईयर में ये 3 फादर्स हैं, आप लोगों को फिर पता होना चाहिए। तो जो एरिस्टोटल है जो कि फादर ऑफ साइंस है, वो लिखा हुआ है वन ऑफ द फर्स्ट ग्रेट नेचुरलिस्ट। फर्स्ट ग्रेट नेचुरलिस्ट मीन्स फादर ऑफ साइंस। और अगर आप लोग इसी ही में तीसरे लाइन के ऊपर आ जाए, बल्कि चौथे लाइन पे, तो उसने स्केला नेचुरा और लेडर ऑफ नेचर लिखा हुआ है, जिसके ऊपर आप लोग पॉइंट नंबर 1 लिख देंगे एरिस्टोटल और साथ में स्केला नेचुरा और लेडर ऑफ नेचर। तो कहीं पूछा गया कि स्केला नेचुरा या लेटर ऑफ नेचर ये किसका कॉन्सेप्ट था, सो यू शुड नो एरिस्टोटल। बहुत ही आसान होगा, या कहीं एरिस्टोटल का नाम दिया गया हो और पूछा गया हो कि इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट है या थॉट जो है
वो एरिस्टोटल का है। फिर आप लोगों को पता होना चाहिए स्केला नेचुरा और लेटर ऑफ नेचर। अब एनुअल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम फिर बताते हैं कि स्केला नेचुरा किस किस्म का कॉन्सेप्ट था, लेकिन चूंकि आप रिपीटर के हैं तो इतना डेप्थ में हम और आप लोग नहीं जाएंगे, बस इतना ही आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप लोग इसी ही पेज में जो नया पैराग्राफ शुरू हो रहा है वहां पे इन्होंने लिखा हुआ है क्रिएशनिज्म। अब क्रिएशनिज्म एक कॉन्सेप्ट का नाम है। अगर आप लोग इसको अंडरलाइन करें और आप लोग इसके ऊपर नंबर 2 लिख दें, लेकिन अगर आप लोग इसी ही लाइन में थोड़ा सा आगे जाएं तो उसने कैपिटल GOD गॉड लिखा हुआ है, और जो कैपिटल G के साथ लिखते हैं वो मुस्लिम्स होते हैं। इसका मतलब कि क्रिएशनिज्म कॉन्सेप्ट के जो डिस्कवरर थे वो मुस्लिम्स थे। लेकिन अगर आप लोग इसी ही गॉड के नीचे देख ले तो उसने 2000 ईयर्स का लफ्ज भी लिखा हुआ है। ये वाहिद कॉन्सेप्ट है जो बहुत ज्यादा लोग इसको मानते हैं। ये वाहिद कॉन्सेप्ट है जो अब तक लोग इसको मानते हैं। ये वाहिद कॉन्सेप्ट है जिसने इतनी देर तक हुक्मरानी की हुई है, तब जाके ये लिखा भी हुआ है 2000 ईयर्स। इसका मतलब ये हुआ कि और भी हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, लेकिन इन कॉन्सेप्ट्स में से जो सबसे सक्सेसफुल है, एक्सेप्टेबल है, रिकमेंडेड है, ये मुस्लिम्स वाला क्रिएशनिज्म वाला है। ये नंबर 2 होगा हमारा। तो हमारे और आप लोगों के जो अब तक कॉन्सेप्ट्स हैं वो 2 हो गए हैं। इनमें से जो एक था वो स्केला नेचुरा यानी एरिस्टोटल वाला, ये पॉइंट नंबर 1 हमारा हो जाएगा। जो दूसरा है वो मुस्लिम्स क्रिएशनिज्म 2000 ईयर्स, ये हमारा दूसरा हो जाएगा। अगर आप लोग 2000 ईयर्स के साथ ही देख ले तो उसने एज यूरोपियन लिखा हुआ है। यूरोपियन को अगर आप लोग अंडरलाइन कर ले और आप लोग इसके ऊपर नंबर 3 लिख दें, और अगर आप यूरोपियन के बाद 1 2 3 जो तीसरा लाइन है वहां पे एग्जॉटिक स्पीशीज का लफ्ज लिखा हुआ है, तो कहीं पूछा गया कि एग्जॉटिक स्पीशीज का कॉन्सेप्ट किसका था, तो ये भी कोई और नहीं है, ये यूरोपियन थे, या इन अदर वर्ड्स यूरोपियन के कॉन्सेप्ट का नाम क्या था इवोल्यूशन के लिहाज से, तो फिर वो एग्जॉटिक स्पीशीज वाला था। बार बार बता रहा हूं कि हम और आप लोग इस डेप्थ में नहीं जाएंगे कि एग्जॉटिक स्पीशीज वाले क्या कहते हैं, क्रिएशनिज्म वाले क्या कहते हैं, स्केला नेचुरा क्या कहते हैं। फिर हमारा और आप लोगों का जो चैप्टर है ये फिर ऐसे आसानी से कवर नहीं हो जाएगा, लेकिन जैसे बता रहा हूं ऐसे ही आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप लोग फिर थोड़ा सा आप लोग नीचे आ जाए, अगर आप लोग थोड़ा सा फिर से आप लोग एग्जॉटिक स्पीशीज के बाद आप लोग फिर से नीचे आ जाए तो उसने कोई 5-6 लाइन आप लोग छोड़ देंगे और उसके बाद उसने एक बात लिखी हुई, एक नाम लिखा हुआ है जॉर्ज क्यूवियर, ये लिखा होगा, और फिर लिखा है प्रपोज द थियरी ऑफ कैटास्ट्रॉफिज्म। तो कहीं पूछा गया थियरी ऑफ कैटास्ट्रॉफिज्म को किसने प्रपोज किया हुआ था, तो फिर वो जॉर्ज क्यूवियर ही होगा। या जॉर्ज क्यूवियर ने कौन सी थियरी या कॉन्सेप्ट का नाम दिया हुआ था, तो वो भी थियरी ऑफ कैटास्ट्रॉफिज्म ही होगा। मेरे ख्याल में अब तक हमारे और आप लोगों के कोई 4 पॉइंट जो हैं ये हो गए हैं। अगर आप लोग इसी ही पेज में बिल्कुल लास्ट लाइन के ऊपर आ जाए तो उसने लोविस एगासिस का नाम लिखा हुआ है, और जो लोविस एगासिस है इसकी जो लाइन है दूसरे पेज के ऊपर जो पहला लाइन है वो लिखा हुआ है देयर वाज ए न्यू क्रिएशन आफ्टर ईच कैटास्ट्रॉफ राइट एंड दैट मॉडर्न स्पीशीज रिजल्ट्स फ्रॉम द मोस्ट रिसेंट क्रिएशन। अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ इसी चीज को अंडरलाइन कर ले, न्यू क्रिएशन आफ्टर ईच कैटास्ट्रॉफ, यानी इसके पीछे तो बहुत बड़ा वाक्य भी है वो मूसा अलैहिस्सलाम वाला, कि वो कोई कैटास्ट्रॉफ आ रहा था, तबाही आ रही थी, वो कश्ती में जो लोग थे वो फिर बच गए, और फिर हमारा नज़रिया था कि जो कश्ती के अंदर बच गए उसी ही से फिर ये बाकी जितने भी एनिमल्स थे ये फिर बन गए हैं। तो ये लोविस एगासिस ने ये बात कही हुई थी कि अगर कोई कैटास्ट्रॉफ कहते हैं तबाही को, आफत को अगर आ जाता है तो उसके रिजल्ट तो इससे जो चीज़ बच जाती है उनसे फिर नए स्पीशीज बन जाते हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि देयर वाज ए न्यू क्रिएशन आफ्टर ईच कैटास्ट्रॉफ, हर एक कैटास्ट्रॉफ के बाद नए स्पीशीज जो है ये फिर बन जाते हैं। तो कहीं आप लोगों को ये लाइन दिया गया कि ये किसकी बात थी, तो ये फिर लोविस एगासिस ही होगा। मेरे ख्याल में अब तक पॉइंट जो है वो हमारे और आप लोगों के 5 होने चाहिए। अगर आप लोग इसी ही के नीचे लाइन पे आ जाए तो उसने लिखा है जियोलॉजिस्ट जेम्स हुटन एंड चार्ल्स लिनी, ये बात इन्होंने लिखी हुई है। और अगर आप लोग आ जाएं तो इसके बाद ये आप लोग 5 जो भी नंबर है आप लोग इसके ऊपर लिख देंगे, और अगर आप लोग इसमें 2 3 4 लाइन छोड़ तो उसने फिर लिखा हुआ है दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड यूनिफॉर्मेटरिज्म। सो यू शुड नो। उसी तरह से हमारे और आप लोगों की बात होगी, कहीं पूछा गया यूनिफॉर्मेटरिज्म कॉन्सेप्ट को किसने लिखा हुआ था, तो ये 2 चार्ल्स लिली शाबाश है और जेम्स हुटन, इनका ये कॉन्सेप्ट था। तो फिर भी मैं आप लोगों से अगर पूछ लूँ या ना भी पूछूँ तो आपके ज़हन में ये बात होनी चाहिए कि कहीं पूछा गया कि थियरी ऑफ कैटास्ट्रॉफ किसका था,
मेरे ख्याल में आपको पता होना चाहिए स्केला नेचुरा किसका था, एग्जॉटिक स्पीशीज किसका था, क्रिएशनिज्म किसका था, इसी तरह से हर एक कैटास्ट्रॉफ के बाद न्यू क्रिएशन होती है किसका था। सो यू शुड नो, ताकि फिर किसी किस्म का मसला जो है ये फिर ना आ जाए। लेकिन अगर आप लोग यूनिफॉर्मिलिटरिज्म के बाद तीसरे लाइन में आ जाए, बल्कि दूसरे लाइन में आ जाए, तो इसके बिल्कुल लास्ट में लिखा हुआ है अर्थ वाज ए इटर्नल। जबरदस्त बात है, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे। इटर्नल कहते हैं दायमी, पक्की। इसका मतलब कि अर्थ वाज इटर्नल, दुनिया जो है ये दायमी है, पक्की है, और इसमें कोई शक है भी नहीं। अगर आप देख लें मुख्तलिफ किस्म के कैटास्ट्रॉफ आते हैं, तबाही आते हैं, लोग पैदा होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो हम और आप लोग इसके ऊपर चेंज होते हैं। दुनिया पक्की है, दुनिया दायमी है, दुनिया परमानेंट है। तो ये इन ही लोगों का जो हुटन एंड लिली थे, इन्होंने इसका एक कॉन्सेप्ट ये भी था कि जो अर्थ वाज ए इटर्नल, तो कहीं पूछा गया अर्थ वाज ए इटर्नल, ये किसकी बात है? ये भी हुटन एंड लिली की है। यूनिफॉर्मिटरिज्म किसका कॉन्सेप्ट है? ये भी हुटन एंड लिली ही का कॉन्सेप्ट है। लेकिन इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत बात जो इन ही दो लोगों की है, साथ में लिखी हुई है, नो वेस्टिज ऑफ ए बिगिनिंग, नो प्रोस्पेक्ट ऑफ एन एंड वन। अंडरलाइन कर ले, मुझे बहुत ज़रा शक भी पड़ रहा है, हो सकता है कहीं आप लोगों को ये लाइन दे दे, ये किसकी कोटेशन है या इवोल्यूशन के लिहाज से ये किसका कॉन्सेप्ट है या किसका थाट है। सो यू शुड नो कि ये हुटन एंड लिली का था, तब जाके इन्होंने इसको डबल कामा के अंदर भी इसको बंद किया हुआ है। अब इसकी मीनिंग क्या है उधर हम और आप लोग नहीं जाएंगे, इतना ही आप लोग को पता होना चाहिए। तो हुटन एंड लिली के 3 मेन पॉइंट्स हो गए हैं जो कि मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं। अगर आप लोग इसके बाद नया पैराग्राफ शुरू करें तो उसमें लिखा हुआ है वन ऑफ द फर्स्ट टू प्रपोज ए मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। बड़ा खूबसूरत पॉइंट, बड़ा खूबसूरत पॉइंट। कहीं पूछा गया कि सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन को किसने डिस्क्राइब किया हुआ था, इसमें कोई शक नहीं है, वो लेमार्क है। मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूं, आप भी थोड़े होंगे कि सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन को डिस्क्राइब किसने किया हुआ था? लेमार्क ने। बट हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इवोल्यूशन? वो फिर डार्विन था। तो इसके पीछे अपनी एक स्टोरी है, लेकिन चूंकि आमतौर पे स्टूडेंट जो होते हैं इस पर फिर गलती कर लेते हैं कि चूंकि डार्विन फादर ऑफ इवोल्यूशन है, तब जाके हो सकता है सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन को भी इसने डिस्क्राइब किया हुआ हो। नहीं, वो लेमार्क था। लेकिन लेमार्क ने एक गलती की हुई थी, तो उस सज़ा के तौर पर इसको फिर नहीं कहा गया कि आप फादर ऑफ इवोल्यूशन होंगे, जबकि फादर ऑफ इवोल्यूशन जो था वो फिर डार्विन को दिया गया इसके बाद जो था। हालांकि कहीं पूछा गया, प्लीज़ आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन को किसने डिस्क्राइब किया था? वो लेमार्क था। लेकिन मैं चूंकि कहता हूँ कि आमतौर पर स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी में गलती भी कर लेते हैं, तो बाद दफ़ा वहाँ पे क्वेश्चन भी होता है कि सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस को किसने डिस्क्राइब किया था? वो भी आपके कोर्स के अंदर है। और सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस को जिस बंदे ने डिस्क्राइब किया था उसका नाम वो मेंडल था। तो एक मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस है, एक मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन है, दोनों का आप लोगों को पता होना चाहिए। मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन ये लेमार्क का है, लेकिन फादर ऑफ इवोल्यूशन वो डार्विन है। लेकिन मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस वो मेंडल था एंड हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स, तब जाके वो भी मेंडल था। आगे जाएं जी, उससे फिर ये लिखा हुआ है क्या है लेमार्क। तो लेमार्क जो है वो फिर आगे आएगा लेमार्क की थियरी के अंदर, तो उधर ही लेमार्किज्म में हम और आप लोग इसको पढ़ेंगे कि इनके पॉइंट्स कौन कौन से थे। लेकिन ये बड़ा खूबसूरत पॉइंट है, आपने इसको नोट ज़रूर कर लेंगे। लेमार्क बाकी हम और आप लोग इसको आगे पढ़ लेंगे। और अगर आप लोग फिर आगे नीचे आ जाएँ तो उसने लिखा हुआ है कोई तीसरे चौथे पाँचवें लाइन में, इन 1858 चार्ल्स डार्विन एंड अल्फ्रेड रूसल वेलेस इंडिपेंडेंटली प्रोवाइडेड, ये सारा कुछ उसने लिखा हुआ है। तो ये जो था डार्विन जो था, जो कि बता रहा हूँ कि ये फादर ऑफ इवोल्यूशन है, डार्विन ने अपनी डार्विनिज्म थियरी को ये प्रेजेंट किया हुआ है। ये भी आगे आएंगे, उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स होंगे वो फिर आप लोगों को हम और आप लोग आप इसको शेयर कर लेंगे। लेकिन इससे पहले एक और पॉइंट जो कि इसी ही टॉपिक के अंदर है, बहुत खूबसूरत है, वो ये है कि अगर आप लोग जो कि डार्विन का पॉइंट है, डार्विन कहीं पूछा गया तो फिर ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि ये डार्विन का पॉइंट था। वो क्या था कि अगर आप लोग नॉर्मली इस दुनिया में देख ले तो हर एक चीज़ को चलाने के लिए कोई ड्राइवर ज़रूर होता है, यानी जो इसको चलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोग देख ले तो मस्जिद को भी चलाने के लिए एक इमाम होता है, अंग्रेज़ी में हम और आप लोग इसको ड्राइवर कहते हैं, यानी वो मस्जिद को चलाता है, ड्राइवर जैसा होता है। घर को चलाने के लिए अपना एक ड्राइवर होता है, बाबा होता है, भाई होता है, कोई होता है जो कि उसको चलाता है। हर एक चीज़ को चलाने के लिए एक ड्राइवर होता है। इसी तरह से इवोल्यूशन को चलाने के लिए भी कोई ड्राइवर तो होगा, यानी कोई इसको चलाने वाला तो होगा जो इवोल्यूशन को चला दे।
तो जो अंग्रेज लोग होते हैं ये आमतौर पे खुदा के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो नेचर का होता है, नेचर। और हम और आप लोग भी कहते हैं कि कुदरत ने ऐसा किया, कुदरत ने इस तरह से किया, तो कुदरत का मतलब खुदा होता है। इसी तरह से जो अंग्रेज कुदरत वो नेचर, यानी नेचर ने ऐसा किया, नेचर इसका मतलब कि खुदा ने ऐसा किया, कैपिटल जी वाला, गॉड ने ऐसा किया। तो जो इवोल्यूशन है इसका जो चलाने वाला है, जो इसको चलाता है, ये डार्विन ने ये बात की हुई थी, इसका जो ड्राइवर है यानी ड्राइविंग फोर्स जो है जिसको चलाता है वो नेचुरल सिलेक्शन होता है, यानी कुदरत की सिलेक्शन होती है, उसकी मर्जी होती है कि जिससे नया स्पीशीज बनाए, किसी नई स्पीशीज को रिटेन करे, किसी स्पीशीज को ख़त्म कर ले, एक्सटेंड कर ले, ये उसकी मर्जी होती है। प्लीज़ याद रख ले, कहीं पूछा गया द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड इवोल्यूशनरी चेंज इज नेचुरल सिलेक्शन। मेरे ख्याल में बड़ा ही ज़बरदस्त, बड़ा ही मज़ेदार किस्म का MCQ है जो आप लोगों से पूछा जा सकता है। पता भी होना चाहिए कि इवोल्यूशन के ड्राइविंग फोर्स को हम और आप लोग क्या कहते हैं, वो नेचुरल सिलेक्शन है। इसी ही पेज में जो पैराग्राफ है इसका बिल्कुल जो लास्ट लाइन है, अगर आप लोग इसको रीडिंग भी दे रहे तो लिखा हुआ है द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड इवोल्यूशनरी चेंज इज नेचुरल सिलेक्शन। आप लोग प्लीज़, आप लोगों को ये बात याद होनी चाहिए। मेरे ख्याल में ये जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर हमारे और आप लोगों के कोई 7, 8 या 9 तक MCQs बनते हैं। हो सकता है सेंटेंस को थोड़ा आगे पीछे कर ले, लेकिन जहाँ तक मुझे शक है इन्हीं में से कोई MCQ अगर आएगा तो इन्हीं में से कोई आएगा, इसके अलावा कोई और किस्म का चांस इसके अंदर बनता नहीं है। इसके बाद फिर हमारा और आप लोगों का टॉपिक है वो है इवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट्स फ्रॉम प्रोकैरियोट्स। अव्वल MCQ है ही यही कि यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स से बने हुए हैं। ये बात बहुत दफ़ा पूछी जाती है कि यूकैरियोट्स की जो है पॉइनियर जो है वो क्या है। प्रोटोजोन्स हैं फॉर एग्जांपल, सेलेंट्रेट्स हैं, एकाइनोडर्मेट्स हैं, प्रोकैरियोट्स हैं। सो यू शुड नो कि यूकैरियोट्स की जो इवोल्यूशन है वो प्रोकैरियोट्स से हुई है। सो द हेडिंग इटसेल्फ have a very good concept, आपको पता होना चाहिए। Fossil records indicates that eukaryotes evolved from prokaryotes somewhere between 1.5 to 2 billion years ago। रट्टे वाली बात है, आप लोग इसको अंडरलाइन कर लेंगे, कहीं पूछा गया तो आपको पता हो कि 1.5 से लेके 2 बिलियन ईयर्स तक होता है। और तकरीबन ये हर एक स्टूडेंट को पता भी होता है, लेकिन बाद दफ़ा कंफ्यूज करने के लिए वो बिलियन की बजाय वहाँ पे मिलियन और ट्रिलियन इस तरह के अल्फाज लिख लेते हैं। तो आपको अभी से पता होना चाहिए कि ये बिलियन है, मिलियन वगैरह नहीं होते। तो यूकैरियोट्स जो कि प्रोकैरियोट्स से बने हुए हैं, इसके बारे में दो अपने कॉन्सेप्ट्स हैं, दो अपने। तो कहीं पूछा गया कि जब प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स बने हुए हैं तो इसके बारे में कितने कॉन्सेप्ट्स हैं, वो दो हैं। इनमें से एक एंडो सिम्बियासिस है और जो दूसरा है वो मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग है। चूंकि के बार बार यही बता रहा हूँ, आप लोग ईटा के स्टूडेंट्स हैं, हम और आप लोग इसको डिस्कस नहीं करेंगे कि कैसे मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग होता है, कैसे जो है एंडोसिम्बियासिस होता है। इसके रिजल्ट्स में प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स बने हुए थे। आप लोगों को सिर्फ नाम ही याद होने चाहिए। हो सकता है कहीं MCQs में पूछा गया कि जो मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग है वो इवोल्यूशन में किस चीज़ को शो करता है। सो यू शुड नो कि उधर पे लिखा होगा कि ये कैसे प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स बने हुए हैं, या एंडोसिम्बियासिस ये कॉन्सेप्ट किस चीज़ को शो करता है, तो फिर आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप लोग आगे जाएं तो उसने फिर ये बात लिखी हुई है लेमार्किज्म। और लेमार्किज्म के ऊपर अगर आप लोग हेडिंग दे दे थियरीज ऑफ इवोल्यूशन, यानी यहाँ से वो थियरी शुरू होते हैं। हमारे और आप लोगों के कॉन्सेप्ट की जो बातें हैं ना वो ख़त्म हो गई हैं। तो थियरीज ऑफ इवोल्यूशन, हाँ, अगर आप लोग थियरीज के बाद कहीं देख लें तो आप इसको एक और हेडिंग भी दे दे, बाद दफ़ा थियरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, थियरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन भी लोग इसको कहते हैं। तो बाद दफ़ा MCQ में ये बात भी वो लिखवा लेते हैं। और अगर आप लोग इन थियरीज में देख ले तो 3 मेन थियरीज हैं जो कि आपके कोर्स के अंदर हैं। एक लेमार्किज्म है, अगर आप लोग इनके साथ नंबर 1 लिख दें। आगे जाएँ डार्विनिज्म है, आप लोग इसके ऊपर नंबर 2 लिख देंगे। जो न्यू डार्विनिज्म है इसके ऊपर आप लोग नंबर 3 लिख देंगे। तो ये 3 जो हैं ये थियरीज हैं। इससे पहले हम और आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं। फिर ये बात देख ले, द अर्लीस्ट थियरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। मेरे ख्याल में फिर इससे कोई खूबसूरत पॉइंट नहीं हो सकता, जो कि वो ये है कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के थियरीज भी हैं। आपके कोर्स में 3 हैं, हालांकि ये हैं बहुत ज़्यादा। तो इनमें सबसे पॉइनियर कौन सी है, सबसे अर्लीस्ट कौन सी है, सबसे पुराने वाली कौन सी है, तो वो लेमार्किज्म है।
तो फिर बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि इवोल्यूशन की जो सबसे पहली थियरी है वो भी लेमार्क की है, लेकिन फिर भी जो लेमार्क है वो फादर ऑफ इवोल्यूशन नहीं है, वो डार्विन है। तो लेमार्क के लिहाज से हम और आप लोगों ने दो बातें सीख ली हैं। सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस को भी इसने डिस्क्राइब किया हुआ है, सबसे पहले थियरी लेमार्किज्म वाले वो भी इसी ही ने डिस्क्राइब की हुई है, लेकिन फिर भी ये फादर ऑफ इवोल्यूशन नहीं है। क्यों? इसने गलती की हुई थी, वो गलती के पीछे हम और आप लोग नहीं जाएंगे, तब जाके जो फादर ऑफ इवोल्यूशन था वो डार्विन था। ये गलती आप लोग ना कर ले, फिर आप लोगों को पता होना चाहिए। और फिर ये बातें लिखी हुई है, फर्स्ट ए सोल्जर, देन बॉटनिस्ट एंड फाइनली प्रोफेसर ऑफ ज़ूलॉजी। ये पॉइंट्स आमतौर पे आते नहीं हैं, ये ऐसी बातें होती है जिस तरह की उसने वो थोड़ी इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है। लेकिन फिर लिखा हुआ है फिलॉसफी का ज़ूलॉजी का। अगर आप लोग फिलॉसफी का ज़ूलॉजी का और साथ में लिख दे वाज पब्लिश्ड इन 1809। मैं आमतौर पे कहता हूँ कि ये दो चैप्टर्स हैं जिनके डेट्स और साइंटिस्ट थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक वो बिहेवियर वाला चैप्टर और दूसरा जो है ये इवोल्यूशन वाला। इनके साइंटिस्ट और डेट्स अगर आप लोगों को याद हो बहुत ही कम है तो अच्छी बात है, बाकी वाले खैर है, लेकिन इनमें थोड़ा सा ये बात होती है जो आमतौर पे पूछी जाती है। तो फिलॉसफी का ज़ूलॉजी का अगर आप लोग इसको अंडरलाइन कर ले और साथ में आप लोग लिख दे बुक, BOO के बुक। कहीं पूछा गया कि लेमार्क के बुक का नाम क्या था, किताब का नाम क्या था, तो फिर आप लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग इसी ही के नीचे आ जाए तो उसने फिर लिखा हुआ है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो जो किताब है फिलॉसफी का ज़ूलॉजी का, इसमें मुख्तलिफ थियरीज हैं इस लेमार्क के। उन थियरी में से एक थियरी है जिसका नाम है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, जो कि आपके कोर्स के अंदर है। इसको आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे, साथ में आप लोग लिख देंगे थियरी। हो सकता है कहीं पूछा जाए कि लेमार्क की थियरी का नाम क्या था, सो यू शुड नो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। अब हम और आप लोग इस थियरी के पीछे जाएंगे नहीं कि ये क्या कह रहा है और क्या नहीं कह रहा है। किताब का नाम पता होना चाहिए, थियरी के नाम का पता होना चाहिए। कहीं पूछा गया इसके किताब का नाम क्या था, इसके थियरी का नाम क्या था, ये थियरी है किताब ये किसकी है, तो फिर आप लोगों को पता हो। अगर आप लोग नीचे आ जाएं, फिर उसने कोई दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जो पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है वो कोई एक स्नेक था, पाइथान, वो नाम वगैरह उसने लिखा हुआ है। जो दूसरा था वो उसने वो जिराफी वगैरह लिखे हुए हैं। तो ये बात भी हो सकता है, शक पड़ रहा है कि कहीं पूछा गया कि इवोल्यूशन में जिराफी या जो पाइथान वगैरह थे ये किसके थियरी के एग्जाम्पल्स थे जो इस किस्म की चीज़ को शो कर रहे हैं। तो जो थियरी है वो लेमार्किज्म यानी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर वाला है, या ये बातें किसने एक्सप्लेन की हुई थी तो भी कोई और नहीं होगा, वो लेमार्क ही होगा। अगर आप लोग इसके साथ ही डार्विनिज्म के ऊपर आ जाए, मैं बार बार बता रहा हूँ कि थियरीज हैं, हम और आप लोग इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जो पॉइंट्स हैं वही आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर ट्यूशन में या एनुअल के स्टूडेंट्स होते तो फिर हम इसको बाकायदा तौर पे एक्सप्लेन करते हैं। एक थियरी के ऊपर हम पूरा एक लेक्चर हम डिलीवर कर लेते हैं, लेकिन उतना डेप्थ में हमें ज़रूरत नहीं है, जितना है वही आप लोगों को बता रहा हूँ। डार्विनिज्म के ऊपर आ जाए, वही बात है। चार्ल्स डार्विन 1809 to 1882 वाज एन इंग्लिश नेचुरलिस्ट। ये बात भी पता होना चाहिए, नेचुरलिस्ट था एंड रिगार्डेड एज द पायनियर ऑफ इवोल्यूशनरी आइडिया। और पायनियर का मतलब फादर ऑफ इवोल्यूशन, फादर। तो आप इनको अंडरलाइन कर ले, फिर लिख दे इस कॉल्ड द फादर ऑफ इवोल्यूशन, ताकि वो डार्विन ही है, कोई और नहीं है। फॉर हिज थियरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, अंडरलाइन कर लेंगे, साथ में लिख देंगे ये इसकी थियरी का नाम है, इसके थियरी का नाम है। और पब्लिश इन द बुक ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज। तो इनमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, वो ये है इसके जो किताब का नाम है वो है ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज, जबकि जो थियरी का नाम है वो है ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। अब थियरी और किताब में थोड़ा मामूली सा फर्क है, लेकिन पता होना चाहिए कौन सा किताब है और कौन सी थियरी है। और फिर लिखा हुआ है आफ्टर ग्रेजुएशन फ्रॉम कैम्ब्रिज डार्विन वाज अपॉइंटेड एज द नेचुरलिस्ट बाय प्रोफेसर हेंसलो। ये चूंकि एक मरतबा MCQ में आया हुआ था कि उस प्रोफेसर का नाम क्या था, तो आप लोग इसको अंडरलाइन कर लेंगे, उसका नाम था प्रोफेसर हेंसलो। और ऑन द शिप बीगल, हो सकता है किसी MCQ के अंदर उसने प्रोफेसर का नाम पूछा हुआ हो, किसी और MCQ में आप लोगों से उस शिप के बारे में पूछा जा सकता है। तो जिस तरह शिप्स के नेम होते, इस तरह के टाइटेनिक भी एक शिप था, उसका नाम था टाइटेनिक, इस तरह से बीगल भी एक शिप था। तो जिसके ऊपर प्रोफेसर ने शिप के ऊपर इसको अपॉइंट किया हुआ था, उस शिप का नाम था बीगल। और अगर आप लोग इस बीगल का पूरा नाम लिखना चाहें तो बिल्कुल ऊपर जाएं इसी ही पेज के ऊपर, और जो रेड सी लाइन है डार्विनिज्म के नीचे उसने HMS बीगल लिखा हुआ है, तो आप इसको अंडरलाइन कर ले ताकि आपको पूरा का पूरा नाम ही याद हो जाए। और फिर लिखा विच हैड टू मेक ए 5 years क्रूज अराउंड द वर्ल्ड। तो कितने साल के लिए? वो 5 साल के लिए था। रट्टे वाली बातें हैं, अंडरलाइन करते जाएं। प्रिपेयरिंग नेविगेशन चार्ट्स फॉर ब्रिटिश नेवी, तो कहीं पूछा गया कि वो जो क्रूज था वो किस नेवी के लिए तैयार कर रहा था, इंडियन नेवी के लिए, पाक नेवी के लिए, ब्रिटिश नेवी के लिए, सऊदी नेवी के लिए। तो फिर आपको पता हो कि ये ब्रिटिश नेवी के लिए सारा कुछ कर रहे थे।
अगर आप लोग आगे जाएं अगले वाले पेज के ऊपर, तो उसने लिखा हुआ है डार्विन स्टार्टेड द वॉयज बिलीविंग इन द फिक्सिसिटी ऑफ स्पीशीज। ये फिक्सिसिटी ऑफ स्पीशीज को आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे, और थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन इसको भी आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे। तो कहीं पूछा गया फिक्सिसिटी ऑफ स्पीशीज या थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ये किसका कॉन्सेप्ट था या किसकी थियरी थी? सो नो डाउट ये भी डार्विन ने ही की थी। डार्विन का अकीदा ही इसी के ऊपर था कि हर एक इलाके के लिए एक खास किस्म का स्पीशीज जो है वो क्रिएट किया गया है। जिस तरह के कहीं अगर मैं आप लोगों से पूछूं, एक छोटी सी एग्जांपल चलो आप लोगों को दे देता हूं कि कैंगरू जो है वो कहाँ पे होते हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली आपके ज़हन में ये बात आ जाती है कि ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। इसका मतलब कि ऑस्ट्रेलिया के लिए कैंगरू स्पेशल क्रिएशन है। जो कैंगरू है वो फिक्सिसिटी ऑफ स्पीशीज है, ये उसके लिए फिक्स किए गए हैं। इस तरह से और भी एनिमल्स, बर्ड्स हर एक मुल्क के लिए अपने अपने होते हैं। तो इसका भी यही अकीदा था। अगर आप लोग नए पैराग्राफ में शुरू हो जाए, क्योंकि वो शिप में था, बहरी जहाज था, 5 साल उसके ऊपर चले गए थे, तो 5 साल में वो मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स जो थे, बर्ड्स जो थे, इन्होंने देखे हुए थे। तो बाद दफ़ा जब ये किसी एनिमल या बर्ड को देखता था तो बहुत ज़रा हैरान हो जाता था, इम्प्रेस हो जाता था कि ये क्या हो गया है। तो उसने नए पैराग्राफ में लिखा हुआ ही वाज सरप्राइज टू सी द डाइवर्सिटी ऑफ जायंट टॉर्टोइस एंड फिंचेस इन गैलापागोस आइलैंड्स। तो प्लीज़ गैलापागोस आइलैंड्स हैं, टोटल 13 आइलैंड से इसके मजमूए को हम और आप लोग गैलापागोस कहते हैं। वो कहते हैं कि जब ये गैलापागोस आइलैंड में गया तो उन्होंने 2 चीज़ें देख ली हैं। एक जायंट टार्टाइज, दुनिया में सबसे बड़े बड़े टार्टाइज ये हैं, और दूसरी चीज़ जो उन्होंने देख ली वो फिंचिस होते हैं। तो वो जो फिंचिस हैं उनके जो डायग्राम है वो साथ में नीचे दिए गए हैं, और अगर आप लोग इसको काउंट भी कर ले तो ये 13 है। तो बड़ी अजीब बात थी कि 13 गैलापागोस आइलैंड्स थे, उसने एक ग्रुप बनाया हुआ था और हर एक आइलैंड के लिए अपना एक फिंच, एक बर्ड हुआ करता था। तो कहीं पूछा गया कि जब वो गैलापागोस आइलैंड्स के अंदर गया तो उसको किस चीज़ ने इम्प्रेस किया हुआ था? सो यू शुड नो कि ये जायंट टार्टाइज थे, आम टार्टाइज नहीं थे, जायंट, बहुत बड़े बड़े टार्टाइज अब भी दुनिया में है, प्रेजेंट है, बहुत बड़े बड़े टार्टाइज होते हैं। इनके अलावा ये जो फिंचिस थे ये फिर आप लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन इन फिंचिस में कितने टाइप्स थे? वो 13 थे, क्योंकि जो गैलापागोस आइलैंड्स थे वो 13 थे। इसका मतलब कि हर एक आइलैंड के लिए एक स्पेसिफिक फिंच भी हुआ करता था। तो बाद दफ़ा पूछा था कि इन फिंचेस में कितने टाइप्स थे, तो फिर वो 13 ही हुआ करते थे। और फिर लिखा हुआ है ही नोटिस दैट फाना एंड फ्लोरा ऑफ साउथ अमेरिका वाज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द फाना ऑफ यूरोप, डार्विन वाज इम्प्रेस्ड। ये बातें आसान है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर अगर आप लोग नीचे आ जाएं तो उसने ये जो थियरी है इसके अंदर उसने कुछ पॉइंट्स आप लोगों को दिए हुए हैं, और जो पॉइंट्स हैं वो जो टोटल है वो 5 हैं। तो कहीं पूछा गया कि डार्विन के थियरी के कितने पॉइंट्स हैं? सो यू शुड नो कि 5 होते हैं। तो बाज़ दफ़ा आप लोगों से ये बात भी पूछी सकती है, बाज़ दफ़ा आप लोगों से ये बात पूछी जाती है कि जो 5 होते हैं इनमें से 3 आपको दिए होते हैं कोई और एक इसी ही का होता है। पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा पॉइंट है जो कि डार्विन का होता है, या बाज़ दफ़ा 3 पॉइंट्स इसके होते हैं, एक कोई और दिया जाता है। पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा पॉइंट है जो कि डार्विन का नहीं है। तो ये 5 के 5 पॉइंट जो हैं ये फिर आप लोगों को पता होना चाहिए। ओवर प्रोडक्शन है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है, वेरिएशन है, नेचुरल सिलेक्शन है, एंड स्पीशिएशन और ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज है। तो लेमार्क के थियरी के मुताबिक कैसे नए स्पीशीज बन जाते हैं, उनका अपना एक थियरी थी। इनके मुताबिक कैसे नए स्पीशीज बन जाते हैं, इसने ये 5 स्टेप डिस्क्राइब किए हुए थे। तो ये 5 के 5 स्टेप जो हैं ये फिर आप लोगों को पता होना चाहिए साथ में। अगर आप लोग नीचे अगले वाले लास्ट थियरी के ऊपर आप लोग जाएं तो उसका नाम है न्यू डार्विनिज्म। न्यू डार्विनिज्म को कुछ लोग मॉडर्न सिंथेसिस भी कहते हैं। अगर आप लोग इसका दूसरा नाम लिखना चाहें, क्योंकि एमसीक्यूज में बाज़ दफ़ा ये मॉडर्न सिंथेसिस का लफ्ज़ भी लिख लेते हैं, सो यू नो कि ये न्यू डार्विनिज्म है। लेकिन हम इसको न्यू डार्विनिज्म क्यों कहते हैं? ये नहीं है कि वो डार्विन था और उसकी कोई नई थियरी थी, नहीं, ये डार्विन इस टाइम पे था भी नहीं, डार्विन ने इस थियरी को प्रेजेंट भी नहीं किया हुआ है। इसके जो डिस्कवरर थे वो कोई और 3 बंदे थे, नाम लिखे हुए हैं चेविरेको, मायर एंड सिम्पसन। तो अगर तीनों के तीनों नाम देंगे तो ये देंगे तीनों के तीनों। लेकिन बाद दफ़ा पूछा जाता है कि न्यू डार्विनिज्म का डिस्कवरर कौन था, तो अगर तीनों में से कोई एक देगा तो बहुत ज़्यादा मशहूर जो है ना इसमें से वो सिम्पसन है। तो सिम्पसन का नाम अगर दिया गया इसका मतलब कि ये न्यू डार्विनिज्म का डिस्कवरर है। हालांकि इसमें लफ्ज़ डार्विन का है, तो आमतौर पर स्टूडेंट्स डार्विन के लफ्ज़ से फिर कन्फ्यूज हो जाते हैं, ये डार्विन का नहीं था। लेकिन ये जो थियरी है, शाबाश है, इसके फिर कितने पॉइंट्स हैं? वो फिर 5 हैं। इसका मतलब कि डार्विन के भी 5, इसके भी 5। लेकिन अगर
आप डार्विन की थियरी में देख ले तो आखिर में बनेगा क्या, न्यू स्पीशीज, क्योंकि इवोल्यूशन का फायदा क्या है, आखिर में नया स्पीशीज बन जाता है। अगर आप लोग न्यू डार्विनिज्म में देख ले तो वहां पे फिर जो लास्ट पॉइंट है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मींस कि नया स्पीशीज बन जाता है। लेकिन अगर आप लोग फिर देख ले तो इसमें पॉइंट्स कितने हैं, वो 5 हैं। लेकिन इन पॉइंट्स में से अगर आप लोग पॉइंट्स देख ले तो इनमें से एक पॉइंट है नेचुरल सिलेक्शन, और अगर आप लोग नेचुरल सिलेक्शन के पॉइंट को देख ले तो वो डार्विनिज्म के अंदर भी है। इसका मतलब कि इन लोगों ने डार्विनिज्म से न्यू डार्विनिज्म के पॉइंट को हायर किया हुआ है, बारो किया हुआ है, कर्ज लिया हुआ है, तब जाके इस एक पॉइंट की वजह से उन्होंने अपनी थियरी को नाम दे दिया है कि ये न्यू डार्विनिज्म है। और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ये बात नहीं है, एक बात ये भी है कि चूंकि इसका बेस जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स बहुत लेट आया हुआ था इवोल्यूशन के मुकाबले में, और बहुत लेट आया हुआ था, मॉडर्न सारा कुछ, तब जाके भी कुछ लोग इसको न्यू डार्विनिज्म, न्यू डार्विन के पॉइंट जो थे वो डिस्क्राइब किए गए हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे फिर देख लूँ तो फिर जो है इसके अगर आप लोग पॉइंट देख ले, जीन एंड क्रोमोसोमल म्यूटेशंस और जेनेटिक रिकम्बिनेशन, तो ये सारे के सारी बातें जेनेटिक्स की हैं, लेकिन जेनेटिक्स में भी ये म्यूटेशन से हैं। लेकिन अगर आप लोग म्यूटेशन इधर ही आप लोग इसको अंडरलाइन कर ले, साथ में आप लोग इसके साथ एक लफ्ज़ लिख दे, थियरी के अंदर है, इधर बता रहता हूँ कि जिस तरह हर एक चीज़ को जब आप लोग बनाते हैं इसके लिए पहले हमारे साथ कोई रॉ मटेरियल भी होता है, इसी तरह से इवोल्यूशन के लिए भी कोई रॉ मटेरियल हमारे साथ होता है, एंड द रॉ मटेरियल ऑफ इवोल्यूशन इज कॉल्ड म्यूटेशन। बड़ा ही A1। तो दो बातें फिलहाल हम और आप लोगों ने सीख ली है। नंबर 1, इवोल्यूशन के ड्राइविंग फोर्स को हम क्या कहते हैं, कहीं पूछा गया तो वो नेचुरल सिलेक्शन होगा, कहीं पूछा गया इवोल्यूशन के रॉ मटेरियल को हम क्या कहते हैं तो फिर ये म्यूटेशन होगा। इन चीज़ों में आप लोग कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। ये जो 5 पॉइंट्स है, इन हर एक में से हम और आप लोग इसको डिस्कस तो नहीं कर सकते क्योंकि थियरी है, लेकिन वही बात फिर होगी कि 5 पॉइंट्स है, पांचों के पांच आपको याद होने चाहिए। 3 पॉइंट्स कोई और होंगे, एक इनमें से होगा कि इनमें से कौन सा है जो कि न्यू डार्विनिज्म का है, या कोई 3 इनके होंगे, एक कोई और होगा, पूछा जाएगा इनमें से कौन सा वाला है जो कि न्यू डार्विनिज्म का नहीं है, या कहीं पूछा गया कि डार्विनिज्म और न्यू डार्विनिज्म में कौन सा पॉइंट है जो कि मुश्तरक है, तो वो फिर नेचुरल सिलेक्शन ही होगा। अगर आप लोग चले जाएं नेक्स्ट पेज के ऊपर, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, जो हमारा बिल्कुल लास्ट है वो ये है, टॉपिक है एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। जिस तरह मैंने बता दिया कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कोर्स में हैं, 9-10 मैंने आपको बता दिए हैं, कुछ थियरीज हैं, 3 हैं, हर एक के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स हैं मैंने आपके साथ शेयर कर लिए हैं। इसके बाद एविडेंसेस हैं जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। ये जो एविडेंसेस हैं इनमें से जो पहला एविडेंस है वो कंपैरेटिव एनाटॉमी से है, वो कंपैरेटिव एनाटॉमी से है। एंड यू नो कि एनाटॉमी हम और आप लोग इंटरनल ऑर्गन्स के स्टडी को हम और आप लोग एनाटॉमी कहते हैं, लेकिन कंपैरेटिव का मतलब ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप किडनी ले ले और आप फिश का ले ले, एम्फीबियन की, रेप्टाइल की, बर्ड की, मेमल की, फॉर एग्जांपल सबकी किडनी ले ले, आप इसकी एनाटॉमी देख ले और आप लोग इसके बाद इसके बीच में कंपैरिजन कर ले कि इनमें कौन कौन से सिमिलरिटीज है, कौन कौन से डिफरेंसेस हैं, तो फिर हम और आप लोग इसको कहते हैं कि हमने कंपैरेटिव एनाटॉमी स्टडी कर ली है। ये जो कंपैरेटिव एनाटॉमी होती है, इनके बेस पे जो ऑर्गन्स होते हैं वो हमारे साथ 2 तरह के होते हैं, एक को हम और आप लोग कहते हैं होमोलोगस, जबकि दूसरे को हम और आप लोग कहते हैं एनालोगस। तो होमोलोगस और एनालोगस में फ़र्क क्या होता है? होमोलोगस का मतलब ये होता है कि अगर आप लोग इसकी एनाटॉमी देख ले, इंटरनल स्ट्रक्चर आप लोग इसका देख ले, तो सबका एक जैसा होता है। ऐसे चूंकि मैंने आप लोगों को किडनी का एग्जांपल दे दिया है, तो अगर आप लोग फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड, मेमल्स फॉर एग्जांपल अगर आप लोग इसकी एनाटॉमी देख ले, सबकी एक जैसी हो, सबकी एक जैसी हो, तो फिर एनाटॉमी तो एक जैसी हुई, लेकिन अगर आप लोग इसका फंक्शन देख ले तो फिर वो मुख्तलिफ हो। एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे फॉर एग्जाम्पल फिश की किडनी हमारे साथ फॉर एग्जाम्पल एसिड बना दे, जो एम्फीबियन की किडनी है वो फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ कोई एल्केलाइन कोई चीज़ बना दे, जो रेप्टाइल की किडनी है वो हमारे साथ फॉर एग्जाम्पल शरबत बना दे, जो बर्ड्स की जो किडनीज है वो हमारे साथ किसी और चीज़ को बना दे, मेमल वाला यूरिन बना दे। तो अब देख ले किडनीज इंटरनली सेम है, एनाटॉमी सेम है, पर फंक्शन डिफरेंट है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स जो स्ट्रक्चर एनाटॉमी उसकी सेम हो, फंक्शन डिफरेंट हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये होमोलोगस स्ट्रक्चर्स हैं। इसका जो अपोजिट है ना वो एनालोगस होते हैं। एनालोगस क्या होते हैं कि अगर आप लोग इसकी एनाटॉमी देख ले तो एनाटॉमी में फ़र्क होता है। एनाटॉमी जैसे अगर आप लोग फॉर एग्जांपल फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड, मेमल फॉर एग्जांपल मेमल सबकी किडनी की एनाटॉमी देख ले वो सारी एक जैसी हो, लेकिन अगर शाबाश सारी वो जो स्ट्रक्चर है वो सबका फ़र्क हो,
एनाटॉमी फर्क हो, लेकिन अगर आप लोग सबका फंक्शन देख ले तो सारे के सारे यूनियन बना दे, तो हम कहते हैं कि स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शन डिफरेंट है, तो फिर हम इसको कहते हैं एनालॉजी। द स्ट्रक्चर होमोलॉजी, स्ट्रक्चर सेम, फंक्शन डिफरेंट। The organs are called homologous organs and the study of homologous organs is called homology. इसी तरह से अगर structure same, function different, organs are called analogous organs and the study of analogous organs is called analogy. मेरी बात आपके ज़हन में होनी चाहिए। तो ये दोनों के दोनों पॉइंट्स आपके कोर्स के अंदर हैं, पेज नंबर 276 और 277 में। जो 276 है वहां पे जो पहली एविडेंस है, सेकंड लाइन में इन्होंने होमोलोग स्ट्रक्चर का लफ्ज लिखा हुआ है, जबकि पेज नंबर 277 में अगर आप लोग जो पहला ऊपर वाला पैराग्राफ देख ले तो वहां पे जो सेकंड लास्ट लाइन है वहां पे इन्होंने एनालोगस का लफ्ज भी लिखा हुआ है। अब जो होमोलोगस है वहां पे उसने एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ह्यूमन हैंड, बेट्स विंग, केट्स पा, हार्स फ्रंट लेग एंड फ्रंट फ्रिपल ऑफ व्हेल। ये पांचों के पांचों आप लोगों को आ सकते हैं कि ये आपस में क्या है, तो ये आपस में होमोलोगस है। उधर अगर आप लोग जाएं तो जो एनालोगस है वहाँ पे लिखा हुआ है, शाबाश, वहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ पे उन्होंने विंग्स ऑफ बर्ड्स, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड फ्लाइंग लिजर्ड, ये सारे के सारे जो हैं, ये सारे के सारे जो हैं ये आपस में एनालोगस होते हैं। ये आप लोगों को फिर पता होना चाहिए। एक और बात जो कि मैं आप लोगों को करा दूँ वो ये है कि जो हमारे साथ इवोल्यूशन होता है वो भी दो तरह का होता है, एक डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है, एक कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब ये होता है कि हमारे साथ कोई एक स्पीशीज है, उनसे मुख्तलिफ किस्म के स्पीशीज बन गए हैं, तो हम इसको कहते हैं कि ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। लेकिन अगर मुख्तलिफ किस्म के स्पीशीज हैं वो एक स्पीशीज बना दे, फिर हम इसको कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हम इसको कहते हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं होमोलोग स्ट्रक्चर्स, तो होमोलोगस क्या होते हैं? होमोलोगस क्या होते हैं? शाबाश है कि जो स्ट्रक्चर्स, जो स्ट्रक्चर है शाबाश है, वो सेम है पर जो फंक्शन है वो डिफरेंट है। होमोलोगस ऑर्गन्स, होमोलॉजी, तो ये किस किस्म के इवोल्यूशन को शो करेगा? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। होमोलोगस स्ट्रक्चर एक, फंक्शन डिफरेंट, इसका मतलब कि एक पॉइंट से सारा कुछ डाइवर्ज हो रहा है। लेकिन अगर हम और आप लोग एनालोगस के ऊपर आ जाए तो अगर आप लोग इनका स्ट्रक्चर देख ले उनमें फर्क है, लेकिन सबका जो फंक्शन है ना वो कन्वर्ज हो रहा है, एक के ऊपर आ रहा है। इसका मतलब कि जो एनालोगस ऑर्गन्स एनिमल्स होते हैं वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करते हैं। तो प्लीज ये पॉइंट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। कहीं पूछा गया कि होमोलोगस ऑर्गन्स किस किस्म के इवोल्यूशन को शो करता है, एनालोगस ऑर्गन्स किस किस्म के इवोल्यूशन को शो करता है, और ये बातें आपके कोर्स में पेज नंबर 276 और पेज नंबर 277 में, जो पेज नंबर 276 है इसका जो लास्ट पैराग्राफ है वहां पे डाइवर्ज का लफ्ज लिखा हुआ है, और पेज नंबर 277 जो है वहां पे जो बिल्कुल पहला जो पैराग्राफ है जो बिल्कुल लास्ट है वहां पे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का लफ्ज लिखा हुआ है, क्योंकि वहां पे इन्होंने एनालोगस को डिस्क्राइब किया हुआ है, जबकि पेज नंबर 276 में इन्होंने होमोलोगस को डिस्क्राइब किया हुआ है। इसके बाद जो एविडेंस है वो है फॉसिल्स एविडेंस। फॉसिल्स की डिफिनीशन अगर किसी को नहीं आती तो उसकी डिफिनीशन ये है, फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ मेंबर्स ऑफ स्पीशीज दैट आर एंसेस्ट्रल टू मॉडर्न स्पीशीज। इसको आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे। इनके बाद अगर कहीं आप लोग जाएं इस साल के लिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एक डायग्राम इन्होंने यहाँ पे इसको शो किया हुआ है, और जो बिल्कुल लास्ट वाला यहाँ पे किसी हार्स का डायग्राम है और उसने इनके साथ लिखा हुआ है ईओ हिपस, और ईओ हिपस के साथ आप लोग लिख देंगे डान हार्स। ये लफ्ज कोर्स में है भी, आप लोग इनके साथ लिख देंगे। फिर इधर से आप लोग ऊपर की तरफ एक लाइन खींच देंगे और यहाँ पे इसने लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इक्वस, और जो इक्वस है इनके साथ आप लोग लिख देंगे मॉडर्न हार्स। तो जो नीचे से आप लोग ऊपर लाइन लगा रहे हैं इधर पे आप लिख देंगे 60 मिलियन ईयर्स एगो। इसका मतलब ये हुआ कि डान हार्स है यानी ईओ हिपस से जब मॉडर्न हार्स बन रहा था, इक्वस बन रहा था, इसके ऊपर कितने साल लग गए हैं? इसके ऊपर 60 मिलियन ईयर्स लग गए हैं। इनके अलावा अगर आप लोग ये पैराग्राफ है इनको आप लोग रीडिंग दे दे तो इनमें भी आप लोगों को पता चल जाएगा, कि इनमें टीथ किसके स्ट्रांग थे, जो इनके नीचे जो लेग्स थे इनमें किस के अंदर टोस कितने कितने थे, फ्रंट में कितने थे, बैक में कितने थे। ये बातें प्लीज आप इसको देख ले, मुझे थोड़ा सा शक पड़ रहा है, ये भी थोड़े से इंपॉर्टेंट है, ये नीचे वाला जो रेड वाला है। फिर इसके बाद एविडेंसेस फ्रॉम वेस्टिजियल ऑर्गन्स, कोई खास बात इसके अंदर नहीं है। एविडेंसेस फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री, कोई खास पॉइंट इसके अंदर नहीं है। एविडेंसेस फ्रॉम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, कोई खास पॉइंट इसके अंदर नहीं है।
evidences from embryology, जबरदस्त पॉइंट एक मरतबा आया हुआ था, पहला लाइन, द एम्ब्रियोलॉजिस्ट कार्ल वॉन बियर। तो कहीं पूछा गया कि इसको किसने, कार्ल वॉन बियर ने किस एविडेंस को, तो वो एम्ब्रियोलॉजी वाला था जिसने इसको डिस्क्राइब किया हुआ था। ओके जी, अगर आप लोग डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ये बातें मैंने आपके साथ शेयर कर ली हैं, मैंने आप लोगों को बता दी हैं, इसको भी आप लोग देख लेंगे। इसके बाद जो है चले जाएंगे थोड़े से पेज नंबर 283 के ऊपर, स्पीशिएशन है वो पहले मैं डिस्कस कर लूँ, फिर इसके बाद हम और आप लोग हार्डी-वाइनबर्ग थ्योरम के ऊपर आ जाएंगे। हमारा और आप लोग का जो चैप्टर है वो फिर क्लोज भी हो जाएगा, और हार्डी-वाइनबर्ग थ्योरम जो है ये इस साल के लिए फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके बिल्कुल आखिर में हम और आप लोग स्पीशिएशन को थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। स्पीशिएशन मैंने आप लोगों को बता दी है, स्पीशिएशन इज द इवोल्यूशनरी प्रोसेस बाय विच न्यू बायोलॉजिकल स्पीशीज अराइज, अंडरलाइन कर लेंगे। लेकिन अगर आप लोग इन्हीं के साथ सेकंड लाइन में देख ले, लाइफ ओरिजिनेटेड सम 3.5 बिलियन ईयर्स एगो, रट्टे वाली बात है, आप लोग इसको खुद ही देख लेंगे। अगर आप लोग नीचे आ जाएं, सिंपैट्रिक स्पीशिएशन, उसने ये बात लिखी हुई है, सिंपैट्रिक स्पीशिएशन अकर्स व्हेन पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीशीज दैट शेयर द सेम हैबिटेट बिकम्स रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर। इसको हम आप लोग सिंपैट्रिक स्पीशिएशन कहते हैं। ओके, और अगर आप लोग फिर आगे जाएं, अगर आप लोग फिर आगे जाएं तो उसने जो बात लिखी हुई है कौन से वाली, एलोपेट्रिक में, एलोपेट्रिक स्पीशिएशन द मोस्ट कॉमन फॉर अकर्स व्हेन द पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीशीज बिकम्स जियोग्राफिकली आइसोलेटेड। अगर आप लोग वहां पे देख ले, हैबिटेट सेम है पर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है। अगर आप लोग एलोपेट्रिक में देख ले, यहाँ पे जियोग्राफिकली आइसोलेटेड है। लेकिन अगर आप लोग पैरापेट्रिक में आ जाए तो उसने लिखा हुआ है, इट अकर्स व्हेन पॉपुलेशन आर सेपरेटेड नॉट बाय ए जियोग्राफिकल बैरियर सच एज ए बॉडी ऑफ वाटर बट बाय एन एक्सट्रीम चेंज इन हैबिटेट वन। तो ये तीन किस्म के क्या है, स्पीशिएशन है। ये जो तीन किस्म के स्पीशिएशन है, इनमें से हर एक में फर्क क्या होता है, किसी में हैबिटेट सेम है, ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है, किसी में ज्योग्राफी जो है उनमें वो फर्क होता है, जबकि किसी में जो होता है वो एक्सट्रीम चेंज इन हैबिटेट होता है। तो कौन सा वाला पॉइंट है, कौन सा वाला फिर आप लोगों ने लिखना है, ये फिर आप लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन साथ में अगर आप लोग सिंपैट्रिक के ऊपर आ जाए तो उसने लिखा हुआ है सेकंड नए पैराग्राफ में, सिंपैट्रिक स्पीशिएशन इज रेयर, ये कम होता है। इसको आप लोग खुद ही देख लेंगे, बहुत कम होता है। एलोपेट्रिक स्पीशिएशन द मोस्ट कॉमन फॉर्म लिखा हुआ है, ये सबसे ज्यादा होते हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जबकि फिर जो पैरापेट्रिक है वो बाकायदा तौर पे लिखा हुआ है, इट इज एन एक्सट्रीमली रेयर वन। तो जो तीन किस्म के स्पीशिएशन है, पता होना चाहिए कौन सा वाला बहुत ज्यादा होता है, कौन सा वाला कम होता है। अब आ जाते हैं एक न्यूमेरिकल सा, इसके अंदर जो कि इवोल्यूशन में आमतौर पे हो जाता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, वो है हार्डी-वाइनबर्ग थ्योरम। प्लीज समझने की कोशिश कर लें, थोड़ा सा है ताकि आप लोगों को फिर पता चल जाए कि इसमें असल में होता क्या है, क्या आता है और क्या इसके ऊपर नहीं आता। ओके जी, फॉर एग्जाम्पल ये हार्डी कौन था, वाइनबर्ग कौन था, इसको तो आप लोग खुद ही देख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे साथ एक पॉपुलेशन है इनके मुताबिक, पर एक बात आपके ज़हन में होनी चाहिए, पॉपुलेशन मेडिकल साइंस में इसका मतलब ये होता है कि इनमें जितने लोग हैं इसको आप लोग काउंट कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की पॉपुलेशन हमें पता है कि 20, 22 या 25 करोड़ लोग हैं। इंडिया की पॉपुलेशन हमें पता है कि 100 इतने करोड़ जो है इसके अंदर ये लोग या बिलियन लोग जो है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमें पता है कितने होते हैं। इनके मुताबिक मैं इनकी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पॉपुलेशन इतना बड़ा होता है इसमें कि आप वहां पे जो इंडिविजुअल्स होते हैं इसको काउंट नहीं कर सकते। लेकिन हम इसको ऐसे ले रहे हैं कि फॉर एग्जांपल हम और आप लोग इसको काउंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि ये क्लास है, इस क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट्स हैं और इस 100 स्टूडेंट्स को मैं कहूं कि ये मेरे साथ एक पॉपुलेशन है। यहां पे मैं किसी चीज को मैं स्टडी करना चाहता हूं, फॉर एग्जांपल आई का कलर। तो अगर आई के अंदर इस 100 लोगों में इसको चेक कर लूं तो हो सकता है कि इस 100 में से हमारे साथ 9 लोग ऐसे हो कि जिसके आई का कलर ब्लू हो, बाकी जो 99 है वो ब्लैक हो। तो फिर तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो 100 लोग हैं जो कि एक पॉपुलेशन है, हालांकि पॉपुलेशन इतना कम नहीं होता, इसमें 9 ऐसे हैं कि जिसके आई का कलर ब्लू है, 91 ऐसे हैं जो ब्लैक है। तो फिर तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो 91 है ब्लैक है वो डोमिनेंट है, और जो ब्लू है उसमें कोई शक नहीं है, 4-5 मिनट्स उसमें कोई शक नहीं है। वो जो होते हैं जो 9 है वो फिर ब्लू वाले वो रिसेसिव फॉर्म में होते हैं। तो शाबाश है। तो इन्होंने क्या कहा कि इस 100 के बाद जो पॉपुलेशन बनेगा, नया पॉपुलेशन, उसमें भी जो आई का जो कलर है ब्लू और ब्लैक वो वही 9 ब्लू और 91 ब्लैक ही होंगे। इसके बाद जो पॉपुलेशन बनेगा उसमें भी ऐसे ही होगा, उसके बाद जो पॉपुलेशन होगा उसमें भी ऐसे ही होगा।
लेकिन उन्होंने कुछ कंडीशन रख दिए, कुछ शराइत रख दिए हैं, और वो शराइत थे कितने? वो 7 थे। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर उन 7 में से एक भी हुआ तो फिर वो जो परसेंटेज है ना, फ्रीक्वेंसी होगी ना, ये फिर खराब हो जाएगी। तो इन्होंने फिर इसको कैसे डिफाइन किया? अंडर सर्टेन कंडीशंस ऑफ स्टेबिलिटी। और वो सर्टेन कंडीशंस कितने थे? वो 7 थे। वो बुक में है, हम और आप लोग इसको मेंशन करेंगे। अंडर सर्टेन कंडीशंस ऑफ स्टेबिलिटी बोथ एलिलिक फ्रीक्वेंसी एंड जीनोटिपिक रेशो। मैंने एग्जांपल में क्या लिया हुआ था? वो आई का कलर लिया हुआ था। सो अंडर सर्टेन कंडीशंस ऑफ स्टेबिलिटी, वो स्टेबिलिटी वाले कंडीशंस कितने? वो 7 है। बोथ एलिलिक फ्रीक्वेंसी एंड जीनोटिपिक रेशो रिमेन्स कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन। अगर आप लोग उस एक्सप्लेनेशन को देख ले और इस डिफिनेशन को देख ले तो आप लोगों को समझ आनी चाहिए अंडर सर्टेन कंडीशंस ऑफ स्टेबिलिटी वो है कितने? वो 7 है। बोथ एलिलिक एंड जीनोटिपिक रेशो, यानी आई का जो कलर है वो तो जेनेटिकल है, उसकी जो रेशो होती है रिमेन्स कांस्टेंट जनरेशन ऑफ जनरेशन, वो कांस्टेंट होता है, वो मेंटेन होता है। तो वो 7 कंडीशंस थे कौन से? वो अभी मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। लेकिन उसने फिर इसका मैथमेटिकल फॉर्म भी निकाल दिया, और जो मैथमेटिकल फॉर्म है इसका, वो जो मैथमेटिकल फॉर्म है इसका, जिसको अभी हम और आप लोग इसको डिस्कस करेंगे, वो जो मैथमेटिकल, उसके ऊपर फिर आमतौर पे एमसीक्यूज आते हैं। तो वो 7 कंडीशंस कौन कौन से थे? नंबर 1 म्यूटेशन, और मैंने आपके साथ पहले भी बात शेयर कर ली है, इनके मुताबिक भी म्यूटेशन इज कॉल्ड द रॉ मटेरियल ऑफ इवोल्यूशन, यानी इनके मुताबिक म्यूटेशन रॉ मटेरियल नहीं होना चाहिए। कैसे पॉसिबल है कि आप इवोल्यूशन भी कराएं, नया स्पीशीज भी आप बनाएं, और उसके लिए म्यूटेशन यानी रॉ मटेरियल ही ना हो? हाउ इट्स पॉसिबल? आटा नहीं है और हम रोटी बना रहे हैं। नंबर 2 नेचुरल सिलेक्शन बता दिया है, ड्राइविंग फोर्स ऑफ इवोल्यूशन है, बता दिया है, इनके मुताबिक नहीं होना चाहिए। हाउ इट्स पॉसिबल कि नेचुरल सिलेक्शन ना हो? इन्फिनिट लार्ज पॉपुलेशन, इतना पॉपुलेशन कि आप इसको काउंट तक ना कर सके। दुनिया में कितने लोग हैं? आज भी आप इसको नेट के ऊपर दे दे, एक पॉपुलेशन है, कितने लोग हैं आपको बता देगा। इनके मुताबिक ये दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, ये भी एक पॉपुलेशन नहीं है, क्योंकि आप इसको काउंट कर सकते हैं। ऑल मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन ब्रीड, जितने भी पॉपुलेशन के अंदर इंडिविजुअल है वो सारे के सारे ब्रीडिंग भी कर सकते हो, नहीं होते, मैं बता रहा हूं। इसके अलावा ऑल मेटिंग इज टोटली रैंडम। यू नो के पॉपुलेशन के अंदर जो मेटिंग होती है वो रैंडम नहीं होती, वो सेलेक्टिव होती है। एवरीवन प्रोड्यूसेस द सेम नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। इसका मतलब कि अगर किसी के 7 बच्चे हैं तो दुनिया में जितने पॉपुलेशन में जितने भी लोग हैं हर एक के फिर 7 बच्चे होंगे। इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। फिर देख ले, देयर इज नो माइग्रेशन इन और आउट ऑफ द पॉपुलेशन, ना कोई आएगा ना कोई जाएगा। मेरे ख्याल में इनके मुताबिक 7 में से जो 7 है इनमें से कोई भी नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो फिर जो फ्रीक्वेंसी है ये फिर चेंज हो जाएगी। मेरे लिहाज से ये 7 में से कोई भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन इधर पे फिर बड़ा बेहतरीन पॉइंट वो ये है कि अगर आप लोग जो नंबर 7 है वहां पे आप लोग पॉपुलेशन के लफ्ज को आप लोग देखेंगे, पॉपुलेशन के लफ्ज को, तो इसको प्लीज आप लोग अंडरलाइन कर ले। साथ में एक लफ्ज बता दूं, फिर हम और आप लोग इसके मैथमेटिकल वर्जन के ऊपर आ जाएंगे। वो पॉइंट ये है कि अगर मैं पूछूं कि वेट का रोजा लगा बंदा का जो वेट होता है इसका यूनिट क्या है, जो वेलोसिटी है इसका यूनिट क्या है, जो स्पीड है इसका यूनिट क्या है, जो हर एक चीज को अगर आप लोग देख ले हर एक चीज का कोई ना कोई यूनिट होता है। तो अगर मैं पूछूं एजाजगुला, अगर मैं पूछूं के एजाजगुला, अगर मैं पूछूं कि जो हमारे साथ इवोल्यूशन है क्या इसका भी कोई यूनिट होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। तो इसके यूनिट को हम क्या कहते हैं? इसके यूनिट को हम आमतौर पे कहते हैं पॉपुलेशन। तो याद रख ले, पॉपुलेशन में 3 पॉइंट्स जो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, बहुत ज्यादा शक पड़ रहा है। इनमें से एक ये है कि ड्राइविंग फोर्स ऑफ इवोल्यूशन इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। दूसरा पॉइंट, द रॉ मटेरियल ऑफ इवोल्यूशन इज कॉल्ड म्यूटेशन। तीसरा पॉइंट, द यूनिट ऑफ इवोल्यूशन इज कॉल्ड द पॉपुलेशन 1। तो ये 3 बड़े खूबसूरत पॉइंट्स हैं जो मैंने बता दिए हैं। अब इसका मैथमेटिकल वर्जन क्या है? शाबाश है, वो ये है कि 7 8 से आप लोग पढ़ रहे हैं a + b = 1, और हमें टीचर बताता था कि 1 मीन्स 100%। तो हमें कि दोनों साइड पे आप स्क्वायर ले ले, ये हमें टीचर बताते थे। इसका स्क्वायर ले लो = 1 का स्क्वायर, ब्रैकेट को खोल दो, तो फिर हमें बताता था कि a + b, और फिर इस तरह से a + b = 1 × 1, और फिर इसको खोल दो तो फिर हम इसको a² + b² + 2ab = 1, एंड 1 मीन्स बार बार बता रहा हूं 100%।
तो इन्होंने कहा कि नहीं, एक लफ्ज हम लिखते हैं पी, लेकिन ये कैपिटल पी है, आपके बुक में स्मॉल पी है, और एक क्यू भी है और वो स्मॉल क्यू है। हाँ, स्मॉल क्यू है, ये पता होना चाहिए, नहीं तो फिर मुझे भी बहुत दफा असद साहब की तरह गुस्सा आ जाता है। तो मैं फिर खफा हो जाता हूँ इन चीज़ों के ऊपर कि लोगों को ये गुस्सा क्यों आता है बार बार। तो ये पी जो है ना, ये बुक ने गलती की हुई है, उसने स्मॉल लिखा हुआ है, ये कैपिटल पी है, जो क्यू है ना वो स्मॉल है। एंड यू नो कि जो डोमिनेंट जीन्स होते हैं इसको हम आप लोग कैपिटल, वो कैपिटल टी से हम आप लोग इसको लिखवाते हैं। सो हेयर कैपिटल पी मीन्स डोमिनेंट वन, जबकि जो स्मॉल क्यू है ना इसका मतलब होता है कि ये रिसेसिव होते हैं। ये बुक के अंदर छोटी सी गलती हुई आई है। So P means dominant genes, dominant alleles, जो भी कोई चीज है। Q means recessive genes या erosive alleles होते हैं। So put the value of P and Q in equation number 1, फिजिक्स की तरह हम और आप लोग इसको बोल देंगे। तो फिर ये कैसे बन जाएगा? P plus Q is equal to 1 and 1 means 100%। तो वही बात होगी कि आप साइड स्क्वायर ले ले। So P plus Q स्क्वायर ले ले इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर ले ले, इसको खोल दे P प्लस क्यू, शाबाश है, और फिर P प्लस क्यू, शाबाश है, इज इक्वल टू 1 क्रॉस 1, और फिर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ इज इक्वल टू 1 एंड 1 मीन्स 100%। अब इसका मतलब यह हुआ कि इन्होंने इस ही फार्मूले को कन्वर्ट किया इस वर्जन में। तो फॉर एग्जांपल आपको कहीं क्वेश्चन दिया गया कि एक पॉपुलेशन है, वहां पे जो डोमिनेंट जीन्स हैं या एलील्स है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो फॉर एग्जांपल वो 0.4% है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो डोमिनेंट की बात कर रहा है और 0.4, जिसका मतलब कि उसने पी की वैल्यू आप लोगों को दी हुई है 0.4%, आपसे पूछा जाएगा कि अगर आप लोग इसके ऊपर हार्डी-वाइनबर्ग थ्योरम को आप लोग अप्लाई कर ले तो इसमें जो रिसेसिव होंगे इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बन जाएगी। इसका मतलब कि क्यू के बारे में आप लोगों से पूछ रहा है, तो बहुत ही आसान है। यू नो कि इस इक्वेशन में अगर हमें पी की वैल्यू दी गई है तो क्यू की वैल्यू आप लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। कैसे? कि क्यू को आप लोग इधर पे छोड़ देंगे और फिर ये हमारे साथ 1 माइनस पी हो जाएगा। तो जो 1 है वो तो हो गया, पी की वैल्यू कितनी है? वो तो 0.01 है, 0.04 है। तो अगर आप लोग इसको निकाले तो फिर ये 0.6 हो जाएगा। इसका मतलब कि जो रिसेसिव एलील से इसकी जो वैल्यू है ना वो 0.6% हमारे साथ हो जाएगा। और अगर आप लोग इन दोनों की वैल्यूज को यानी Q की वैल्यू की भी और P के वैल्यू की भी आप लोग इस इक्वेशन के अंदर डाल दें तो जो P की वैल्यू है वो 0.4 है, Q की जो वैल्यू है वो 0.6 है, इज इक्वल टू 1 एंड 1 मींस 100%। इसका मतलब कि फिर अगर आप इसको प्लस कर ले तो फिर ये 1 इज इक्वल टू 1 यानी 100 इज इक्वल टू 100। अगर आप लोग इसके ऊर हार्डी-वाइनबर्ग लॉ अप्लाई कर ले तो हमेशा के लिए ऐसा ही होता है। मेरी बात आपके ज़हन में होनी चाहिए, ये सारा कुछ ऐसे ही होता है। लेकिन बाज दफा वो आप लोगों से क्या पूछते हैं कि जो P और Q, तो P तो डोमिनेंट है, Q तो रिसेसिव है, तो P डोमिनेंट है वो तो कैपिटल T फॉर एग्जांपल, जो Q है वो स्मॉल टी, लेकिन बाद दफा कैपिटल T स्मॉल टी। तो अगर इस फॉर्म में आ जाए तो फिर तो ये होमोजाइगस नहीं हुआ, फिर तो हेटेरोजाइगस हुआ। तो बाद दफा आप लोगों से पूछा जाता है कि फिर हेटेरोजाइगस की वैल्यू क्या होगी। तो अगर आप लोगों को P की वैल्यू दी गई है, Q की वैल्यू आप लोग मालूम कर ले, तो आप लोगों ने फिर इस इक्वेशन को इस्तेमाल नहीं करना है, फिर आप लोग इस इक्वेशन को यूज कर लेंगे। तो अगर आप लोगों ने 2PQ की वैल्यू आप लोगों ने निकालनी है, आप लोग Q की निकाल दे, आप लोग इसके ऊपर ये सारा इक्वेशन फिर आप लोग हल सकते हैं। P वो 0.4 का स्क्वायर, Q 0.6 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा इज इक्वल टू दागा। तो फिर आपको आखिर में पता चल जाएगा अगर आप लोग इन स्क्वायर वगैरह को हल कर ले कि फिर 2PQ हेटेरोग्रेसिव की जो वैल्यू है ना ये फिर कितनी हो जाएगी। मेरे ख्याल में मेरी बात आप लोगों को समझ आनी चाहिए। तो हार्डी-वाइनबर्ग थ्योरम, इसके ऊपर आमतौर पे जो स्टैटिस्टिकल या मैथमेटिकल जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें से एक की वैल्यू आप लोगों को दी गई होती है, जो दूसरी होती है इसके बारे में आमतौर पे पूछा जाता है। थैंक यू वेरी मच।